विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार तो काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन देश के लोगों में अब चिंता है तीसरी लहर की, और साथ ही कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसे वक्त में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। डॉक्टर साहब नमस्कार और स्वागत आपका हमारे शो में। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है जिसको लेकर आजकल हर कोई बात कर रहा है। ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। इसके क्या मायने हैं और क्या ये वेरिएंट अभी तक जो वेरिएंट आए हैं वायरस के उनसे ज्यादा खतरनाक है? देखिए, आपने जो ये बात कही वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये एक बहुत ही खास टर्म है जो कि WHO यूज करता है, CDC भी यूज करता है, ये दर्शाने के लिए कि जो हमको नया वेरिएंट या जो वेरिएंट से हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में, उसका संदर्भ इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए, मतलब तेजी से संक्रमण फैलाने के लिए है, या कुछ इस तरीके का है कि जिससे कि ज़्यादा मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी हो, ज़्यादा सीरियस बीमारी हो, नंबर 2, या नंबर 3 के उससे री इन्फेक्शन के चांसेस या वैक्सीनेशन होने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर हम किसी वेरिएंट के द्वारा पाते हैं तो उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। और यूजुअली इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम देने का एक बेसिक पर्पस ये होता है जिससे कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स टाइमली उस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में लिए जा सके और हम उसको एक अलग नज़र से उसके प्रति सजग रह पाएं। और जहां तक आपने डेल्टा प्लस की बात की है, हाँ, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात की है, देखिए डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और डेल्टा प्लस वेरिएंट का मतलब है डेल्टा वेरिएंट में एक सब लीनिएज का स्थापित होना। प्लस का अर्थ सिर्फ इतना है कि डेल्टा के जो म्यूटेशंस हैं उनके बाद एक और एडिशनल म्यूटेशन हो जाना। वो एडिशनल म्यूटेशन कोई भी हो सकता है, जैसा कि जो अभी के संदर्भ में कहा जा रहा है, जिसको हमने नाम दिया है B1617.2.1 या AY1, वो है, उसके संदर्भ में हम जिस म्यूटेशन की बात करते हैं उसका अर्थ है K417N। ये म्यूटेशन हमको मिला है। तो ये वाला म्यूटेशन चूंकि आपको बीटा वेरिएंट में भी मिला है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया था पहले, और ब्राजील वेरिएंट में पाया गया, तो इन दोनों में ये म्यूटेशन देखा गया है। तो ये डेल्टा के साथ ये वाला म्यूटेशन भी जुड़ गया तो डेल्टा प्लस हो गया। प्लस का अर्थ ये नहीं है कि इसका संक्रमण या सीवियरिटी या किसी ऐसी चीज को दर्शाना जो कि ये है। अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा? अगर डेल्टा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो उनके कोई भी सब लीनिएज होंगे वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न ही कहलाए जाएंगे, इसीलिए इसको कहा गया। जी डॉक्टर साहब, अब आजकल बहुत सारी बातें खासकर डेल्टा प्लस को लेकर के की जा रही हैं। लोग कहीं ना कहीं एक डर भी लोगों के मन में है। आपसे हम चाहते हैं कि जो सही जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे। तो आप हमें बताइए डॉक्टर साहब कि क्या ये जो वेरिएंट है इसका जो इन्फेक्शन या संक्रमण होता है वो बहुत तेजी से फैलता है और क्या ये ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है? देखिए, इसमें हम तो 30 को 3 तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज, जो इस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन सा नया म्यूटेशन जुड़ा है। डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी हम लोगों के देश में है। आज 80 से 90% जो केस हमारे हैं वो डेल्टा वेरिएंट द्वारा ड्रिवन है।
तो ये वेरिएंट हमको जो ट्रांसमिशन दे रहा था या जो तेजी से संक्रमण फैला, वो डेल्टा वेरिएंट के द्वारा दिया गया संक्रमण की तरह ही इससे भी ट्रांसमिशन होगा। इसमें कोई एडिशनल ट्रांसमिशन की ताकत नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि क्या इसमें ये देखा गया है तेजी से संक्रमण? तो आज की तारीख में भारत में इसके मात्र 56 केस हैं, और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भी मात्र 250-300 केस हैं। तो इन केसेस को, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 महीने में, तो हम किसी भी तरीके से एपिडेमियोलॉजिकली ये स्थापित नहीं कर सकते कि जो अप्रैल में केस थे वो बढ़ के मई में इतने हो गए या इतने हो। और चूंकि ये 25 जिलों में फैले हुए हैं, अब जिस जिले में 1 केस था या जिस जिले में 1 से 3 हो गए दूसरे महीने में, तो ये किसी भी तरीके से ये दर्शाता नहीं है कि ये केस जो है 1 केस ने इतने केस बनाए। तो तेजी से फैलना हम उसी को कहते हैं जो हम एपिडेमियोलॉजिकली और वेरिएंट के प्रोपोर्शन के तहत उसको स्थापित कर पाए। तो ये नहीं है। लेकिन साथ ही जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है, जो हमें जीनोमिक एक्सपर्ट्स ने बताया, वो है कि जीनोम में जिस जगह पे ये म्यूटेशन है वो जगह है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन के एरिया में। तो उस बाइंडिंग डोमेन के एरिया में जो बाइंडिंग होती है वो होती है ACE2 रिसेप्टर से। तो जीनोमिक तरीके से हमें एक ये मिलता है इंडिकेशन कि शायद इसमें 2 प्रॉपर्टी हो सकती हैं। नंबर 1 इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी, नंबर 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो कि अभी ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी यूज के लिए जो हमें DCGI ने दी है, उसमें इसका प्रभाव उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कम होगा। सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी कही गई हैं। इसमें ट्रांसमिशन नाम की प्रॉपर्टी इस एडिशनल म्यूटेशन के द्वारा कहीं भी हमको इंडिकेट नहीं की गई है। लेकिन जो डेल्टा का ट्रांसमिशन है वो तो इसका रहेगा ही। अब जैसे कोई एक खानदान का वो है, उसमें खानदान वाले गुण तो इस वेरिएंट में है ही। तो जो ट्रांसमिशन का तेजी डेल्टा वेरिएंट में थी वही तेजी इसमें भी रहेगी। अगर ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन में जाएगा तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में डेल्टा वेरिएंट की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये कह सकते डॉक्टर साहब कि अभी तक जिस तरह से दूसरी लहर में हम लोग ने देखा तो उससे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये वेरिएंट उसी की तरीके से ट्रांसमिशन हमें देगा, और कोई इसमें कोई खास चीज ऐसी नहीं है कि सिम्टम्स कुछ इसमें अलग हो, या इसमें कोई डेथ रेट ज्यादा हो, या कोई हमें इसमें देखने को मिले। लेकिन जो प्रॉपर्टी जीनोमिकली हमको बताई गई हैं, जीनोम के एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, वो है इसका इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको हम लोग स्टडी करने के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वेलेंस से इन जगहों को रखे हुए हैं। जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट में ये वेरिएंट निकला है, उन वेरिएंट को हम, उन वेरिएंट के केसेस को, कि उनमें कितनी सीवियर डिजीज है, क्या उनका वैक्सीनेशन स्टेटस है, या पूरे के पूरे जो हमारे 56 केस हैं उसमें कितने वैक्सीनेटेड थे, कितने अनवैक्सीनेटेड थे, और वैक्सीनेशन के कितने दिन बाद उनको ये संक्रमण हुआ जो वेरिएंट का हुआ। तो ये चीजें सब हमको साइंटिफिकली देख रहे हैं। न केवल हम बल्कि विश्व के और देश भी देख रहे हैं, UK, USA, जहां पर ये वेरिएंट पाया गया है। तो अगर इसका कोई इस तरीके का प्रभाव साइंटिफिक एविडेंस के द्वारा स्थापित होता है तो निश्चित रूप से जनता को भी बताया जाएगा, और हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स भी इस पर निर्णय लेंगे। साथ ही मैं तीसरी बात जो आपको कहना चाह रहा था, एक जीनोमिक एंगल, दूसरा एपिडेमियोलॉजिकल एंगल, तीसरा है लैब का एंगल। लैब में इस वायरस को कल्चर किया जा चुका है, इस वेरिएंट को, जिसको डेल्टा प्लस कह रहे हैं, और लैब में कल्चर करने के बाद इसका प्रभाव वैक्सीन के ऊपर देखा जाता है कि वैक्सीन द्वारा पैदा की हुई एंटीबॉडी या वैक्सीन द्वारा जो हमको इम्यूनिटी मिलती है, उसको ये वेरिएंट कल्चर के बाद में कितने हद तक इसको स्थापित कर पाता है, या बाईपास कर पाता है, या इम्यूनिटी को एस्केप कर पाता है। तो लैब में भी इसकी स्टडीज चालू है। तो अगर लैब के द्वारा या कहीं से मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जो नेशनल प्रोग्राम है वैक्सीनेशन वाले, वो लोग इसका संज्ञान लेंगे, और अगर वैक्सीन में कुछ बदलाव की आवश्यकता है या वैक्सीन में किसी और प्रकार की आवश्यकता है, तो वो राष्ट्रीय प्रोग्राम वाले इसका पूरा ध्यान रखते हैं। और ये हमको मान के चलना चाहिए जनता को कि जो भी वैक्सीन हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम में या हेल्थ एक्सपर्ट्स जनता के लिए देते हैं, वो वैक्सीन पूरी तरह से टेस्टेड होती है, पूरी तरह से उसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी जनता को बताई जाती है कि इसकी सेंसिटिविटी इतनी है, और उसके बाद ही जनता के प्रोग्राम में उसको शामिल किया जाता है।
जी डॉक्टर साहब, क्या लक्षणों के आधार पर इसको पहचाना जा सकता है? क्या कुछ ऐसे अलग से कुछ लक्षण भी इसके होते हैं, या फिर जैसे अभी तक हो रहे थे लक्षण वही लक्षण से देखने में आते हैं? बिल्कुल वैसे ही लक्षण हैं जो अभी के वेरिएंट में हैं, किसी भी प्रकार का उनमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे आपको दूसरे वेरिएंट में सीवियरिटी मिल सकती थी, इसमें भी संभावना है। दूसरे वेरिएंट का जैसे बचाव होता था वैसे ही हमको इसका भी बचाव होगा। और मैं ये बात एक जोर दे के कहना चाहूँगा कि अगर हम मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे ये वेरिएंट हो, चाहे कोई डेल्टा प्लस हो, चाहे कोई और म्यूटेशन हो, हमको सबसे बचाव पूरी तरह से और 100% मिलेगा। वैक्सीन बाकी चीज़ों का कुछ हो सकता है कमी, जैसे हम वैक्सीन लगाने के बाद अगर मास्क वगैरह ना पहने तो संभावना हो सकती है कि हमको ये लग जाए, लेकिन अगर हमने मास्क पहना हुआ है तो चाहे ये वेरिएंट हो चाहे कोई और वेरिएंट के भी केसेस हो, हमको किसी भी तरीके से उनसे कोई खतरा नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन हमें लगातार करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, सबसे पहले ये कहाँ पर दिखा था, और अभी तक अपने देश में अगर आप एक अंदाजा बता सके कहाँ कहाँ पर इसके मामले आ चुके हैं सामने? देखिए ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए जो जब भी हम लोग जीन सीक्वेंसिंग करते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट करता है कहीं भी, चाहे वो जी। सरकारी दायरे में हो चाहे गैर सरकारी में हो, वो एक जाइसेड करके एक इंटरनेशनल रिपोजिटरी है जहाँ पे कि जी। उसके जीनोमिक का पूरा स्ट्रक्चर उसमें डिपॉजिट किया जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर डिपॉजिट करते हैं उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि दुनिया के कोई भी एक्सपर्ट्स उस स्ट्रक्चर को देख कर अपना एक ओपिनियन बनाएं कि उस स्ट्रक्चर में कहीं कोई ऐसे म्यूटेशंस तो नहीं है जो कि किसी तरीके से पेंडेमिक को या सीवियरिटी को या ट्रांसमिशन को तो ड्राइव नहीं कर रहे। तो वो एक बात होती है जायसेड में डिपॉजिट करना। तो जैसे दुनिया के लोग करते हैं हमारे देश के लोग भी करते हैं। तो ये जब पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स ने जो जायसेड में डिपॉजिट रिपोजिटरी को सीक्वेंसेस को देखा, तो उन्होंने पाया कि भारत के 7-8 सैंपल्स में ये पर्टिकुलर म्यूटेशन जो है अप्रैल के माह के सैंपल्स में पाया गया। तो उन्होंने इसको एक पब्लिकेशन का तौर दिया और ये दिया 7 जून को। तो जब उन्होंने ये इंकित किया तब हमारे लोगों के एक्सपर्ट्स ने भी अपने पुराने सैंपल्स को और अपने सीक्वेंसेस को एक पैनी नज़र से देखा और तब पाया कि ये वेरिएंट हमारे यहाँ इन जगह पे है। अब जहाँ तक आपने बात की किन जिलों में ज़्यादा ये प्रभाव, जैसे हम आज देखें तो आज की तारीख में 3 जिले इसके लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें के पहला है रत्नागिरी, दूसरा है हमारा भोपाल, तीसरा है चेन्नई। ये 3 अलग अलग राज्यों में। अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज की तारीख तक 22 केसेस हैं, जो कि रत्नागिरी, जलगांव, सिंधुदुर्ग और एक आध 2 जिले और भी हैं जिनमें एक एक केस है, इक्का दुक्का। लेकिन जहां क्लस्टरिंग की बात है, लेकिन मैं आपको फिर से एक और बात कहूंगा, ये केसेस ऐसे नहीं है कि सिर्फ उनको एक ही महीने में 10 केस मिल गए या एक ही महीने में 9 केस मिल गए चेन्नई में। हाँ, ये केसेस है 3 महीने के दौरान। अप्रैल में जैसे 11-12 केस थे, मई में हमारे करीब 25-26 केसेस थे और हमारे जून में बाकी केसेस थे। तो अगर हम इसकी बढ़ोतरी देखें और ये अलग अलग एरियाज के हैं, तो हम जो ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कहाँ देखते हैं सबसे पहले कि उस आदमी के संपर्क में कितने लोग आए। वो लोग हो सकते हैं उसके परिवार के, वो लोग हो सकते हैं उसके साथ रहने वाले मित्रगण हो सकते हैं, या किसी शादी या मैरिज पार्टी या इलेक्शन किसी और चीज में उस संक्रमित व्यक्ति ने भाग लिया हो तो उसके संपर्क में आने वाले हो सकते हैं। तो अगर हमें इसका ये स्थापित करना है कि ट्रांसमिशन इससे बढ़ रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ रहने वाले लोगों में किस दर से इस पर्टिकुलर संक्रमण का फैलाव हुआ है या स्प्रेड हुआ है। तो वो स्थापित करने के लिए हमको एक सीक्वेंशियल मैनर में सब देखना पड़ता है और उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। जी डॉक्टर साहब, एक और जो सवाल लोगों के मन में है वो ये है कि जो अभी वैक्सीन है, क्या वो इस वेरिएंट के ऊपर कारगर हैं, और क्या डॉक्टर साहब ऐसी कोई रिसर्च भी चल रही है कि जिससे ये पता चल सके कि ये जो वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध हैं वो इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर होंगी? देखिए, जहां तक आप डेल्टा वेरिएंट की बात करें, वैक्सीन की टेस्टिंग हो चुकी है और हम पूरी तरह से इस बात को कह सकते हैं कि लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए आईसीएमआर ने किए हैं, ये यहाँ पर हमारे
फरीदाबाद के इंस्टीट्यूट ने किए हैं। इनने उसको कल्चर भी किया और उसका टेस्टिंग भी की, और यह पाया कि डेल्टा वेरिएंट के ऊपर पूरी तरह से हमारे आज के दिए जाने वाले वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों ही पूरी तरह से कारगर है। अब बात आई डेल्टा प्लस वेरिएंट की। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर्टिकुलर म्यूटेशन वेरिएंट में जो म्यूटेशन है वो है K417N। इस म्यूटेशन को, जो कि अफ्रीकन वेरिएंट में, मतलब अफ्रीका में जो पहली बार पाया गया, बीटा वेरिएंट उसमें भी पाया गया और ब्राजील के वेरिएंट P1 में भी पाया गया। तो चूंकि इन दोनों में इस पर्टिकुलर म्यूटेशन से ये साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि शायद इम्यून एस्केप मैकेनिज्म हमको देखने को मिले। तो ये देखने को मिले, हमें जीनोमिक से एक इंडिकेशन मिलता है और उसको हम ग्राउंड पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो हम वास्तविक स्थिति में देख रहे हैं, क्या वास्तव में ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म दे रहा है। मतलब अगर हमारे पूरे 56 के 56 केस इस प्रकार के होते जो कि वैक्सीन को बाईपास करके होते, तो हम इस बात को अभी भी कह सकते थे कि ये वेरिएंट हमें वैक्सीनेशन से भी प्रभाव, वो वैक्सीन को भी बाईपास कर जाएगा या वैक्सीनेट होने के बाद भी इस वेरिएंट से बचाव नहीं होगा। लेकिन अभी तक के आंकड़े इस प्रकार इशारा नहीं करते। तो इसीलिए इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ICMR ने कल्चर कर लिया है और NIV में इसका जो है आगे का प्रयोग जारी है, और जैसे ही उसके बारे में कोई कंक्लूसिव एविडेंस आएगा वो जनता के साथ भी शेयर किया जाएगा और साइंटिफिक कम्युनिटी में भी शेयर किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जो दूसरी लहर थी उसके पीछे क्या बड़ी वजह डेल्टा वेरिएंट ही था? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो क्या डेल्टा प्लस उसका कारण या उसके पीछे की वजह बन सकता है क्या? देखिए, ये आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा। डेल्टा वेरिएंट को WHO ने भी सबसे फिटेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट माना है। मतलब ये कि वो एग्जिस्टिंग वेरिएंट को पूरी तरह से उसने ओवर पावर कर लिया है। जैसे हिंदुस्तान में जो SARS-CoV-2 था पहले, और जो नया वेरिएंट ये हमको B117 आया, जिसको कि हम अल्फा वेरिएंट कहते हैं, जो अल्फा वेरिएंट पहले हमने देखा महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में और काफी अन्य प्रदेशों में भी अल्फा वेरिएंट ज्यादा था। लेकिन अगर हम माह इसको देखेंगे मंथली बेसिस पे कि कैसे बढ़ा हुआ है, तो हमारे जो शुरू में 10 से 15% वेरिएंट्स जो है सिर्फ डेल्टा वेरिएंट आ रहे थे, वो आज की तारीख में जून में आते आते 80 से 90% हमारे जो सैंपल्स हैं वो डेल्टा वेरिएंट वाले आ रहे हैं। मतलब ये कि डेल्टा वेरिएंट जो एक स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है, और हमारी सर्ज जो रही है, खास तौर पर जो पीक रहा है पीरियड इसमें, जो 10 अप्रैल से लेके हम 15 मई तक का मानते हैं या 10 मई तक का मानते हैं, जो एक माह हमारे देश का काफी सीरियस रहा और चैलेंजिंग रहा, हेल्थ सिस्टम के लिए भी, स्टेट्स के लिए भी, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, उस पर्टिकुलर दौरान इस वेरिएंट का बहुत तेजी से फैलाव हुआ। और इस वेरिएंट में यह प्रभाव है कि यह बहुत तेजी से फैलता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूके वाला अल्फा वेरिएंट में नॉर्मल SARS-CoV-2 की अपेक्षा 50 से 70% तेजी से फैलाव करने की क्षमता है। और इस वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएंट में, यूके वेरिएंट से भी 50% ज्यादा फैलाव करने की क्षमता है। तो आप समझ लीजिए उससे दुगनी के करीब क्षमता से इसने फैलाव किया। और इसीलिए आपने का यह अनुभव भी होगा कि जो केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जो पॉजिटिविटी में बढ़ोतरी हुई थी, वो पहली सर्ज के मुकाबले, पहली वेव की मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से हुई। और उसी तेजी से इसका डाउनफॉल भी हुआ, क्योंकि एक बार जब बहुत सारे लोगों में वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो उन सब लोगों में एक इम्यूनिटी लेवल बन जाता है, और इम्यूनिटी लेवल अगर बहुत सारे लोगों में बन जाएगा तो वायरस को ज्यादा फैलाव करने के लिए ससेप्टेबल लोग मिलना कम हो जाते हैं। और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी पूरी उससे पालन करते हैं, तो बट नेचुरल है कि ससेप्टेबल पूल वायरस को स्प्रेड करने के लिए कम मिलता है। और इसीलिए ग्रेजुअली हमने ये देखा गया है कि एक बार 30 या 32% तक का जब पॉजिटिविटी पहुंच गया था, तो इसमें एक डाउनफॉल हमें एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह भी देखने को मिला था। जी डॉक्टर साहब, जो मेरा दूसरा सवाल था, जी तीसरी लहर की जो आप बात कर रहे थे, जी देखिए, आज हम इस बात को किसी भी तरीके से, ना हम म्यूटेशन के आधार पे, ना हम आज जो हमें परिदृश्य देखने को मिल रहा है उससे ये किसी भी तरीके का अनुमान लगाना बिल्कुल अनसाइंटिफिक होगा कि हम ये कहें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमको तीसरी लहर या तीसरी वेव या तीसरी सर्ज दे सकता है। मैं इससे अभी आज की तारीख के मिले साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इससे सहमत नहीं हूँ।
लेकिन साथ ही मैं दूसरी चीज कहूंगा, जीनोमिक वेरिएंट्स आरएनए वायरस में, कोरोना टाइप के वायरस में कॉमन प्रक्रिया है। और आपने देखा पिछले कुछ समय में बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं, और जो परिस्थितियां चल रही हैं विश्व में और इस पेंडेमिक का और वायरस का जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, उसमें हम अभी ये नहीं कह सकते कि आगे कौन सा वेरिएंट आएगा, एक माह में कौन सा आएगा, या कोई अभी चल रहा है जिसको हम अभी डिटेक्ट करने की कोशिश में हैं। तो ये सब साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसको हम लोग वायरस से लड़ाई कर रहे हैं, वायरस हमसे बचने के लिए नए नए रूप बदल रहा है। तो ये दोनों ही चीज अपनी अपनी जगह चालू है, और हम देखेंगे आगे कि अगर हमें कोई नया ऐसा रूप मिलता है जिसका संक्रमण फैलाव का दर और ज्यादा तेज है, हम न केवल इन पर बल्कि हिंदुस्तान के 56 जिलों पर भी निगाह रखे हैं जहाँ की पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। तो इन सब जिलों में भी हम लोग बहुत तेजी का ध्यान रखे हैं कि न केवल हम सीक्वेंसिंग नॉर्मल लोगों की कर रहे हैं बल्कि इन जिलों में भी कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा वेरिएंट मिलता है तो डेफिनेटली आगे हमको देखना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है जो कि हमें आगे के लिए गाइड करेगी कि किस प्रकार हमको सजग रहना है। तो लगातार सजग रहना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाना, ये हम मेरे हिसाब से कुछ मुख्य कारण है जो हमें आगे का बचाव भी देंगे और हमें वेरिएंट के प्रति सजगता भी देंगे। जी जी डॉक्टर साहब, अभी जो आपने बात बताई उसी से जोड़ करके मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के म्यूटेशंस आ रहे हैं, बार बार वेरिएंट्स आ रहे हैं। ये आमतौर पर जो बाकी वायरस होते हैं उसमें भी आते हैं, या फिर ये सिर्फ इस खास वायरस में ही देखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए, आरएनए वायरस की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप H1N1 देखें, H3N2 देखें, H7N9, ये जो इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसमें बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो कि पहले, और इसमें कोरोना वायरस में भी देखें बहुत टाइप के कोरोना वायरस है। SARS-CoV-1 था, फिर उसके बाद आपने देखा कि MERS-CoV था, बहुत सारे ऐसे वायरस, और इसके अलावा भी एनिमल किंगडम में देखें तो बहुत सारे वायरस चलते रहते हैं। तो ये वायरस होना कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, और इसमें म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, सही बात तो यह है कि जब वायरस का फैलाव ज़्यादा होता है तो वायरस भी आपको, हम भी कहीं ऐसे वातावरण में जाएं कि जहाँ वातावरण इस प्रकार का हो, तो वायरस बचने के लिए नए म्यूटेशंस लाता है कि ये म्यूटेशन से अब उसको फैलना उसकी प्रक्रिया है। अगर उसके सर्वाइवल में किसी तरीके का आप अटैक करेंगे तो उसको वो एक कोशिश करेगा कि हम इस म्यूटेशन से बच पाएं। और चूंकि इस बार इस पेंडेमिक में वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई, तो वैक्सीन आने से वैक्सीन भी उसके ऊपर एक हथियार के रूप में वो लगी हुई है। तो यही सब चीजें हैं, इनको देखते हुए वायरस अपने बिहेवियर थोड़ा ज्यादा बदल रहा है, लेकिन ऐसी कोई उसमें अस्वाभाविकता नहीं है। ये भी साइंटिफिक तरीका ही है वायरस का म्यूटेशन को वो करना। जी डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों में, हालांकि आपने जो बातें बताई हैं मेरे ख्याल से काफी हद तक लोगों की जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी, लेकिन लोग क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन तो करते रहे, साथ ही साथ और भी कुछ सावधानियां लोगों को आपको लगता है बरतनी चाहिए इस समय? देखिए, सावधानियां हमें 3 लेवल पर बरतनी है। पहली चीज, जीन सीक्वेंसिंग हमें करने के लिए एक पूरी तरह से सजग रहना चाहिए, और उसके प्रति वो लापरवाही किसी तरीके की नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले म्यूटेशन हमारे सीक्वेंसिंग से ही हमको पता लग पाएंगे। नंबर 2 बात, जहां पर ये अब लोग बार बार ये पूछते हैं जिन जगह पे डेल्टा प्लस मिला है वहां पे पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या लिए जाएं। मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ मेजर है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी सजगता से उन जगहों पे लागू करना चाहिए या जनता को फॉलो करना चाहिए। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो चाहे किसी वेरिएंट का फैलाव हो, वो हम उससे पूरी तरह से लड़ पाएंगे। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात, मैं कहूंगा कि जहां पे जिस भी जगह पे परिवार में या कहीं पे भी कोई इस प्रकार का वेरिएंट मिला है, उस शहर के, उस मोहल्ले के लोगों को अगर संक्रमण होता है तो वो तुरंत अपना सैंपल दें जीन सीक्वेंसिंग के लिए, और जीन सीक्वेंसिंग के लिए उसको हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फैलाव अनयूजुअल तो नहीं है। और ऐसे ही जो भी री इन्फेक्शन के केसेस हैं जो वैक्सीनेशन लगने के बाद भी हमें लोगों में देखने को मिल रहे हैं, तो हमें उसको टेस्ट करके ये देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन की एफिकेसी में स्वाभाविकता से कुछ लोग छूट जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं होती। अगर 100 लोगों को दी जाएगी तो उसमें कुछ प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो कि वैक्सीन लगने के बाद भी उनमें एंटीबॉडीज उतनी नहीं बन पाती जो कि आपको बीमारी से बचाएं।
तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसका सीक्वेंसिंग करके देखें कि अगर एंटीबॉडी बनने से है या नए वेरिएंट के द्वारा इन्फेक्शन है, जिसने कि वैक्सीन द्वारा बनी हुई एंटीबॉडीज के बाद भी हमको संक्रमित कर लिया। तो ये 3-4 ऐसी बातें हैं जिसका कि हमें पालन करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई हैं, बहुत हद तक लोगों के मन में कंफ्यूजन या जो एक डर का माहौल था, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और हम भी लगातार ये कह रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट का पालन लोग जरूर करते रहें, वैक्सीन लगाएं, और सबसे ज्यादा जरूरी यही तमाम चीजें हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया साइंस चैनल पर विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको लगातार देते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।